नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बेतिया से आ रही है। 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। तो बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जहरीली शराब पीने से रोशनी जाने की आशंका है। दोनों के घर पहुंची है मेडिकल की टीम और घर पर ही किया जा रहा है दोनों का इलाज। रामनगर के मांगूराहा गांव की ये घटना है और इस पर अधिक अपडेट के साथ प्रफुल्ल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी रंजना, मैं आपको बता दूं कि ये जहरीली शराब कांड के सामने आने के बाद से प्रशासन द्वारा लगातार उस इलाके में, जिस इलाके में ये घटना हुई है, उसके आसपास के जितने भी गांव है और जितने भी पंचायत है और आसपास के दूसरे जिले के जो बगहा के प्रखंड क्षेत्र है, रामनगर, जहाँ भी 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं और इलाके हैं, उनमें एक प्रशासन द्वारा ड्राइव भी चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में 2 लोगों की आंख की रोशनी जाने की बात सामने आई तो रामनगर पीएचसी की टीम जो है वो उनके दोनों व्यक्ति के घर पे पहुंची और उनसे बातचीत की तो पता चला कि दोनों ने ये स्वीकार किया, उनके परिजनों ने स्वीकार किया है कि इन्होंने शराब पी थी। शराब के कारण ही इनकी आंख की रोशनी चली गई और लोग अपने अवसर से जो थे वो इलाज करा रहे थे। उसके बाद वो घर लौटे हैं। तो पीएचसी प्रशासन के आदेश पर ये पूरा ड्राइव चल रहा है उस इलाके में, ताकि जो भी लोग हों वो छुपे नहीं, सामने आए। जिनमें भी इस तरह का सिम्टम नजर आ रहा है, आंख की रोशनी चली गई या पेट में दर्द हो, जो भी सिम्टम होता है वो सिम्टम अगर नजर आ रहा है तो लोग सामने आए ताकि उनका सही समय पर सही इलाज किया जा सके। तो इस ड्राइव के तहत इन 2 लोगों की पहचान की गई है। इन 2 लोगों में वो मांगूराहा गांव के ही रहने वाले 2 लोग हैं, ये पहचान की गई है। तो उन दोनों लोगों से मेडिकल टीम जाके मिली है और प्रशासन भी लगातार उनके संपर्क में है। आंख के डॉक्टर से दिखाने की बात चल रही है और प्रथम जो इलाज होता है, प्राथमिक उपचार जो होता है, वो उन लोगों को किया गया है और उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है वो खंगाला जा रहा है। जी रंजना। जी प्रफुल्ल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और जहरीली शराब पीने से रोशनी जाने की आशंका है। वहीं दोनों के घर पर मेडिकल की टीम पहुंची है और घर पर ही दोनों का इलाज किया जा रहा है। रामनगर के मांगूराहा गांव की ये घटना है। और महज 2 घंटे की बारिश ने पटना की सूरत बिगाड़ दी है और फिर से वो सवाल उठ गए हैं कि हर साल क्यों डूबती है राजधानी। बारिश के पानी से कैसे और कितना बेहाल हुआ पटना, तस्वीरों के जरिए समझिए। रविवार को पटना और आसपास के इलाकों में उमड़ घुमड़ कर बादल बरसे। मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें नगर निगम के तमाम दावे एक बार फिर धुल गए। पटना के ज्यादातर इलाके पानी से तरबतर हो गए। ये देखिए, ये नजारा वहां का है जहां पूरी सरकार बैठती है। प्रदेश के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं। 26 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ का क्या हाल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जल जमाव कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था और तब तमाम दावे किए गए थे कि नगर निगम को अलर्ट कर दिया गया है। नगर निगम बिहार विधान मंडल में जो जल जमाव होता है परिसर में, उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रयास किस कदर है, इसकी एक बानगी यह जल जमाव है। निश्चित तौर पर यह जल जमाव कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधान मंडल में जो सत्र है वो शुरू होना है और उसके बाद ऐसी स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़े सवाल जो है वो नगर निगम की भूमिका पर है। 2 घंटे की बारिश ने राजधानी पटना की सूरत बिगाड़ दी। पौष इलाके पानी पानी हो गए, सड़कें झील में तब्दील हो गई। राजधानी के राजा बाजार में पूरी तरह से देख सकते हैं कि पानी लबालब भर गया है और सड़क जो है झील में तब्दील हो गई है। जो गाड़ियां गुजर रही है, देखिए किस तरह से बोनट तक जो है कार के पानी पहुंच गया है। वहीं बाइक सवार हो या फिर ऑटो चालक हो, कितनी परेशानी हो रही है समझ सकते हैं। तो मौसम विभाग ने अभी अगले 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आम से लेकर खास इलाके तक के लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। चंद घंटों की बारिश ने गली मोहल्लों को पानी पानी कर दिया। ये नजारा है राजवंशी नगर का, जहां बारिश के बाद सभी क्वार्टर जल जमाव में डूबते नजर आए। लोग अपने ही घरों में जल कैदी बन गए। कमोबेश कई इलाकों में तस्वीर ऐसी ही है। चारों तरफ क्वार्टर में पानी ही पानी और इस पानी में रेंगते हुए जहरीले जानवर। और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। सचिवालय कर्मियों की ऐसी स्थिति है
तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरे लोग होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। और एक तरीके से कई बार इस इलाके में इसी सीजन में जब बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब कई बार जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं। अभी भी 2 लोग ऊपर में खड़े हैं। गांधी मैदान के आसपास के इलाके में भी घुटने भर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों पर बारिश के पानी ने ब्रेक लगा दिया। ये पटना का पॉश इलाका है, गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ देखिए किस तरह से जो बारिश है वो पूरे इलाके को जो है वो आवागमन बाधित कर दिया है। जो वाहन चालक है उन्हें खासी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जो है चालू करने में जद्दोजहद जो है वो करना पड़ रहा है। चंद घंटों की बारिश ने ये हाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। चूंकि बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है, इस वजह से बिहार में आने वाले 2-3 दिनों तक और भी तेज बारिश होने की संभावना है और पहले से ही कई नदियां उफान पर है। और अगर मानसून सक्रिय होने की वजह से 2 से 3 दिनों में अगर तेज बारिश होती है तो नदियों में उफान और भी बढ़ सकता है। जाहिर है अगले 2 से 3 दिन बिहार पर भारी है, लिहाजा अलर्ट रहने की जरूरत है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में झमाझम बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। एनएमसीएच में एक बार फिर पानी भर गया है। अस्पताल परिसर की बात छोड़िए, मेडिसिन विभाग से लेकर अस्पताल के कई वार्डों तक पानी जमा है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं वार्डों में पानी जमा होने से संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि अस्पताल के कर्मचारी पानी निकालकर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पटना सिटी की, जहां बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया है और मेडिसिन विभाग से लेकर अस्पताल के कई वार्डों तक पानी जमा है, जिससे कि मरीजों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। वार्डों में भी पानी जमा हो गया है और जिससे कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी पानी निकालने और व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तो भारी जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पटना में 2 घंटे की बारिश ने न सिर्फ शहर की सूरत बिगाड़ दी, बल्कि नगर निगम और प्रशासनिक के दावों की पोल भी खोल दी है। और शहर की हालत ये हो गई है कि पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया है। इस समंदर में इंसान क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी डूब रही है, जिसका कोई निशान तक नहीं दिखता। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बोलेरो गाड़ी डूब गई है। करीब 6 फीट ऊंची गाड़ी पूरी की पूरी पानी में समा गई। इस हादसे में बड़े मुश्किल से किसी तरह ड्राइवर को अपनी जान बचाने पड़ी। और लेकिन अंदाजा लगाइए कि जब राजधानी की सड़कों पर पानी भरने के बाद हादसे में इतनी बड़ी गाड़ी का पता नहीं चल रहा है, ऐसे में अगर कोई आदमी इस पानी में गिर जाए तो उसका क्या होगा, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली से भी कहर हुआ है और रोहतास के शिव सागर में अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग, एक महिला और एक 14 साल का किशोर भी शामिल है। शिवसागर के सिकंदरपुर गांव में धन रोपनी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं इसकी चपेट में आने से 3 अन्य महिला भी झुलस गई हैं और जिसमें एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले में 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर समस्तीपुर का छतौनी पंचायत बाढ़ से ग्रस्त है। बूढ़ी गंडक की नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति भयावह बनी हुई है। कई लोगों के घर में बाढ़ का पानी जा चुका है, डूब चुके हैं घर, सर छिपाने के लिए छत तक नहीं है। लोग ऊंचे स्थानों पर तंबू गाड़ कर रह रहे हैं। लोगों के सामने खाने पीने और रहने की समस्या है। बाढ़ पीड़ित राहत के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन कोई उनके सुध लेने नहीं आया है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जलस्तर में ठहराव है, लेकिन ये समस्तीपुर के छतौना इलाका है और स्थिति खराब है। अच्छा, साफी पानी घुसे हुए है, वही पन्नी में है, बैठ कर को रहते हैं। पन्नी उन्नी मिला है सरकार? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं मिले हुए, कुछ नहीं। कोई खराब है, कोई आता भी नहीं देखने के लिए। क्या है ना, कोई नेता होता, कुछ भी कोई नहीं आता देखने के लिए। और आज पटना में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ वो मंत्र निकाला गया जिससे तमाम कंफ्यूजन दूर हो गए। जैसा कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने दावा किया, लेकिन सवाल है कि कंफ्यूजन था ही क्यों? जाहिर है सवाल, जिसका जवाब शायद 31 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निकल पाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। पटना में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में वर्चुअली नीतीश कुमार भी शामिल हुए। ये पहला मौका था जब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर थे। हालांकि आरसीपी सिंह दिल्ली के पार्टी दफ्तर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर गहन मंथन हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह के भ्रम चल रहे थे। मसलन उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में आना, बतौर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना और उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू का भागीदार होना। लेकिन जेडीयू की बैठक में तमाम तरह के कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आदरणीय उपेंद्र जी जब आए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका आपको इतिहास नहीं मिलेगा। मैं मंत्री बना हूं 7 तारीख को, समझे कि नहीं? और मैं आपको बता दूं कि मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूंगा, संगठन का भी काम मजबूती से करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेवारी अपने किसी मजबूत साथी को भी दूंगा। देखिए, आज की बैठक के पहले भी कुछ भी वैसा नहीं था जैसा लोगों के बीच प्रचारित किया गया था। हमने जानबूझकर उस कंफ्यूजन को दूर किया। हम लोगों की बात होते रहती है, मुलाकात समय समय पर हुई है, चाय हम लोग बैठकर पीते रहते हैं, फिर भी बाहर में जिस तरह का कंफ्यूजन बनाया गया था मुझको लगा कि इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐसी बात कही और पार्टी पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जिस तरह से अभी काम कर रही आगे भी काम करती रहेगी। जाहिर है कुछ भ्रांतियां तो थी जरूर, क्योंकि जेडीयू को इसके लिए बैठक तक बुलानी पड़ गई। बैठक के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी माना कि सारा भ्रम अब खत्म हो चुका है। बैठक में नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सब ये कहते दिखे कि जो भी कंफ्यूजन की स्थिति थी उस कंफ्यूजन की स्थिति को दूर कर लिया गया। बिल्कुल सही। आज बिहार प्रदेश जनता दल के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अहम बैठक थी। इस बैठक में पार्टी की मजबूती करने के लिए, पार्टी को निचली इकाई तक के संगठन को धारदार बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी और इसमें सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर, मिलजुल के सब लोग काम करेंगे। जेडीयू हर मोर्चे पर मजबूती के मिशन में जुटा है। बैठक में शामिल नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक बार फिर जमीन मजबूत करने का मंत्र दिया। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्षेत्र में दौरा करने के साथ साथ सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का टास्क भी दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर पटना में आज मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई। मुकेश सहनी के आवास पर बंद कमरे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। मांझी ने इस मुलाकात को व्यक्तिगत बताया है, लेकिन अंदर खाने दोनों की इस मुलाकात में क्या बातें हुई, फिलहाल ये बातें बाहर नहीं आ पाई है। और संसद सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सदन को बेहतर तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। वहीं विपक्षी दलों ने किसान और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर चर्चा की मांग की है। सब लोगों ने आश्वासन दिया है, सर्वसम्मति से ये हुआ है कि संसद की बैठक चल रही थी। कई तरह के मुद्दे थे, पेट्रोल है,
डीजल है, किसान का इशू है, कोरोना है, ये सब। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल के स्कूल परिसर में तमंचे पर डांसर्स के साथ ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के दियोलिया हाई स्कूल की बताई जा रही है। स्कूल में डांसर्स के तमंचे भी लहराए जा रहे हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर पटना में राज्य का पहला पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आईजीआईएमएस में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। करीब 60 लाख की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि हवा से ऑक्सीजन तैयार करेगा। प्लांट की क्षमता करीब 233 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करने की है, जिससे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए मरीजों को वह उपकरण आईजीआईएमएस में इंस्टॉल हो गया है आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी के प्रयास से। और वह जो पीएसए प्लांट बना है वह 233 लीटर पर मिनट क्षमता का है और इससे आईजीआईएमएस के अंदर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता चाहिए उसमें बहुत। तो पटना में आईजीआईएमएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया और रविशंकर प्रसाद ने भी इसका उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि पटना में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। करीब 60 लाख की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि हवा से ऑक्सीजन तैयार करेगा। और प्लांट की क्षमता की बात करें तो प्लांट की क्षमता 233 लीटर है। बिहार के लाल और क्रिकेटर ईशान किशन आज अपने जन्मदिन पर वनडे डेब्यू किए हैं। 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन अपने एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज कर रहे हैं। ईशान दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो अपने बर्थडे पर वनडे डेब्यू किए हैं। ईशान किशन ने श्रीलंका के साथ पहले वनडे में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया है। 18 जुलाई को ही 1998 में ईशान किशन का जन्म हुआ था। इस तरह से जन्मदिन पर उनके लिए ये बड़ा तोहफा है। जन्मदिन पर कैरियर का आगाज करने वाले ईशान दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले गुरशरण सिंह ने 1990 में ऐसा किया था। हालांकि वे भारत के लिए सिर्फ एक मैच ही खेल पाए। पूरे विश्व में 16 खिलाड़ियों को ही ये मौका मिला है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की ओर से ईशान किशन के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। इससे पहले टी20 डेब्यू मैच में ही ईशान किशन ने बल्ले से स्पेशल रिकॉर्ड बनाया था। पहले टी20 मैच को यादगार बनाते हुए जोरदार 50 जड़ी। किशन ने पारी में 32 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। ईशान किशन का जन्म बिहार में हुआ है और प्रथम श्रेणी मैच में ये झारखंड के लिए खेलते हैं। साथ ही आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होते हैं। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। सीरीज में टीम इंडिया की कमान शिखर धवन के हाथों में है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिकेटर ईशान किशन आज अपने जन्मदिन पर वनडे डेब्यू किए हैं। गुरशरण सिंह के बाद ईशान किशन दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बर्थडे पर डेब्यू किया है। बेटे की इस कामयाबी पर घर में खुशी का माहौल है। माता पिता ने वीडियो कॉल पर बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। ईशान किशन के माता पिता से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार के प्रतिभावान क्रिकेटर ईशान किशन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्थडे के मौके पर उन्हें वनडे में डेब्यू कर रहे हैं वो, और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है। हर्ष और गौरव की अनुभूति हमें भी हो रही है। तो आप महसूस कीजिए कि परिवार जो है वो कितना आज खुश होगा। राजधानी पटना के रहने वाले ईशान किशन
इसके पहले भी गुरशरण सिंह जो थे उन्हें बर्थडे के मौके पर डेब्यू का मौका मिला था वनडे में, और आज ईशान किशन को ये उपलब्धि हासिल हुई है। फिलहाल हम ईशान किशन के आवास पर हैं और देखिए लगातार जो मैच है वो चल रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईशान किशन के जो पेरेंट्स हैं वो लगातार इस मैच को पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये कि उनका बेटा देश के लिए खेल रहा हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर हर माँ बाप का जो क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, उनका सपना होता है कि बेटा देश के लिए खेले। आज जो ईशान किशन के माता पिता हैं निश्चित तौर पर फूले नहीं समा रहे होंगे अपने बेटे को देखकर, चूंकि देश के लिए वो खेल रहा है। और आज क्या मन में चल रही है बात, बर्थडे का मौका रहा, किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया, अब देश के लिए खेल रहे हैं ईशान, ये कितनी बड़ी बात है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है आज आपके लिए, कभी सपने में भी सोचा होगा बेटा देश के लिए वनडे खेलेगा, आज खेल रहा है, डेब्यू किया ईशान किशन ने? नहीं, हम लोग के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और पूरे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से निकलकर एक लड़का आज डेब्यू किया। और हम लोग के लिए तो आज डबल खुशी है कि उसने आज वनडे में डेब्यू भी किया और बर्थडे भी है। वैसे तो बर्थडे हम लोगों ने रात में ही सेलिब्रेट कर लिया था 12 बजे के बाद। सेलिब्रेशन हुआ 12 के बाद हम लोगों ने थोड़ा केक लाया और ईशान को वीडियो कॉल किया, बस वो वीडियो कॉल पर था, हम लोगों ने उसके सामने केक काटा, बस इसी तरह से। डेब्यू तो किया, लेकिन एक रिकॉर्ड भी है, गुरशरण सिंह के बाद ईशान दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं देश के जिन्हें बर्थडे के मौके पर, जन्मदिन के मौके पर इस तरह का अवसर मिला है। हाँ, ये कोइंसिडेंस भी और बहुत खुशी की बात है कि आज इसको मौका मिला है। ईशान आज देश के लिए वनडे में खेल रहे हैं, चेहरे पे तो खुशी साफ तौर पे दिख रही है एक माँ की। बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था कभी कि वनडे के लिए ईशान खेलेंगे? कभी सोचा था आपने, जब वो स्टेडियम जाते थे, मोइनुल हक पिता उनको लेकर पहुंचाया करते थे, तो मन में था कि ईशान देश के लिए खेलेंगे? हाँ, वो तो बचपन से ही दिखने लगा था, लेकिन कोई जानता नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो धीरे धीरे मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा था, तो ये तो जरूर मन में आता था कि नहीं, एक दिन जरूर खेलेगा। चलिए, बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया बेटे का, कल रात में केक भी कटा यहाँ पे, बेटे ने क्या कहा अपनी माँ से? वो भी बहुत खुश था और हम लोग वीडियो कॉल में सेलिब्रेशन हुआ हम लोगों का, क्योंकि वहाँ तो अभी कोविड के कारण वैसा कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग वीडियो कॉल पे जो भी हंगामा करना था किए, बर्थडे सेलिब्रेट किया पूरा आपने, बहुत एंजॉय किया। आज ईशान के परिवार के लिए ही नहीं, बिहार के लिए भी एक गौरव की बात है, एक उपलब्धि की बात है कि ईशान आज वनडे में डेब्यू कर रहे हैं और आज वो मैच भी खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है और हम सब उनको उम्मीद करते हैं कि ईशान आज बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उनका परफॉर्मेंस देश के लिए होगा, अपनी क्रिकेट टीम के लिए होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।